साथियों, मैं सुरेश कोठारी, CMD कोठारी इंस्टीट्यूट ग्रुप एवं पूरी टीम के साथ आप सभी साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। साथ ही आपके सोचे सभी शुभ संकल्प सफल सिद्ध हों, ऐसी मंगल भावना पूरा कोठारी इंस्टीट्यूट परिवार आप सभी के प्रति करता है। सर्वविदित है, मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा के साक्षात्कार परीक्षा का गत 40 वर्षों से कोठारी इंस्टीट्यूट ग्रुप द्वारा जो साक्षात्कार बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उसका प्रसारण स्मृति आधारित प्रश्नों पर आधारित और उसका सटीक विश्लेषण करता रहा है। वही गौरवशाली परंपरा को निभाते हुए आज हम उसी महत्वपूर्ण क्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रसंग मध्य प्रदेश राज्य सेवा साक्षात्कार परीक्षा 2020 का इंटरव्यू। और आप सभी साथी जानते हैं कि 27 अप्रैल से 19 मई 2023 तक ये चलने वाला है। 50 माह के बाद बहुप्रतीक्षित यह साक्षात्कार परीक्षा अब आयोजित होने जा रही है। तो चलिए साथियों, इसके बारे में हम इसकी चर्चा करते हैं। ये एपिसोड विशेष 27 अप्रैल 2023 में जो पहला दिन साक्षात्कार का रहा, उसकी हम विवेचना करने जा रहे हैं, विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप सभी का ध्यान हम लोग विशेष रूप से चाहेंगे। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, कुछ हाइलाइट्स आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे कि एक बार में आज जो साक्षात्कार लोक सेवा आयोग में प्रारंभ हुआ है और उस पर हमारी एक बड़ी रिसर्च टीम इस पे एनालिसिस करके जो रिपोर्ट तैयार करके दी है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसके महत्वपूर्ण बिंदु को हाइलाइट्स के रूप में मैं आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आज जो साक्षात्कार परीक्षा का जो शुभारंभ हुआ है, उसमें 4 साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया गया, जहां तक हमारी जानकारी। नंबर 2, हर बोर्ड में जो PSC चेयरपर्सन है और बोर्ड मेंबर हैं, उनके नेतृत्व में यह बोर्ड का गठन हुआ। तो हम कह सकते हैं पहला बोर्ड आदरणीय राजेश मेहरा जी, जो लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन भी हैं और एक बोर्ड के आज चेयरमैन रहे। नंबर 2, श्री के शर्मा सर, वो बोर्ड मेंबर हैं, उनका एक बोर्ड आज रहा जानकारी के अनुसार। नंबर 3, जो विशेषकर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर देवेंद्र सिंह मरकाम सर, उन मेंबर का भी एक बोर्ड आज रहा। और चौथा, चंद्रशेखर रायकवाड़ सर, उनका भी आज एक बोर्ड रहा। तो साथियों, आपने जाना कि आज प्रथम दिवस में 4 बोर्ड साक्षात्कार के बैठे। प्राप्त जानकारी के अनुसार हर बोर्ड में 15 अभ्यर्थियों का आज इंटरव्यू तय किया गया था और वो अभी भी चल रहा है। नंबर 3, प्राप्त जानकारी के अनुसार बोर्ड में, प्रत्येक बोर्ड में बोर्ड चेयरपर्सन के साथ 2 एक्सपर्ट उनके साथ सहभागिता कर रहे हैं। अगली जानकारी के अनुसार कि बोर्ड में 2/3 मेजॉरिटी एकेडमिक और रिसर्च पर्सन जिनने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की हुई है, वो उस बोर्ड के 2/3 रिप्रेजेंटेशन में रहे और 1/3 प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन मैं कहूँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का होना बताया गया। नेक्स्ट, उसके अंतर्गत में एक विशेष बात रही कि इस बोर्ड में औसतन कम से कम 8 से 9 मिनट का इंटरव्यू अभ्यर्थी का चला और अधिकतम 20 से 22 मिनट, अधिकतम 13 से 14 मिनट औसतन
औसतन कहूँगा मैं, अधिकतम की जगह औसतन 13 से 14 मिनट ये इंटरव्यू चल रहे हैं। खुशी की बात ये रही कि इंदौर का आज मौसम खुशनुमा रहा। नंबर 2, अभ्यर्थियों ने जब बाहर वो आए और हमारे लोगों ने उनसे मुलाकात की, इंटरव्यू देने के बाद कई लोग हमसे यहाँ पर भी संपर्क करने आए, सबके चेहरे खिले हुए थे, बहुत उत्साहित थे। उनका कहना था कि बोर्ड का रूप बहुत ही सहज, सहयोगात्मक और सकारात्मक रहा। तो ये एक आज की विशेष बात रही। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि तनाव से रहित होकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार परीक्षा में अपनी सहज सहभागिता कर अपने संकल्प को सफल सिद्ध करें। तो चलिए हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज इस पैनल में कोठारी इंस्टीट्यूट समूह के वरिष्ठ विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स साथ में हैं। मैं परिचय कराना चाहूँगा। मेरी बाएं ओर श्री वीरेंद्र शर्मा सर, आप करीब लगभग 18 वर्षों से इस फील्ड में हैं और एमपीपीएससी परीक्षाओं में तो चाहे वो प्री एग्जाम्स हो, मेंस एग्जाम्स हो, इंटरव्यू का हो, इसकी तैयारी कम समय में और प्रथम प्रयास में सफलता दिलाने का इन्हें एक महारत हासिल है और साक्षात्कार परीक्षा में इनकी भूमिका हमेशा विशेष बनी रही है। वहीं मेरी दूसरी ओर सिविल सर्विसेज परीक्षा के एक एक्सपर्ट श्री रोहित चतुर्वेदी सर, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, है मध्य प्रदेश के, लेकिन इनका भी लगभग 13 वर्षों का दीर्घ अनुभव इस संस्थान के साथ जुड़ा हुआ है और ये एमपीपीएससी परीक्षा के साथ साथ यूपीएससी परीक्षा के लिए भी अपनी एक विशेषज्ञता रखते हैं। तो चलिए अब हम इनसे भी चर्चा करते हैं। तो मैं सबसे पहले वीरेंद्र शर्मा सर से बातचीत कर रहा हूं कि सर, आज का जो साक्षात्कार बोर्ड बहुत सहज सरल लोगों के लिए था, तो आज जो प्रश्न हमारे पास जो स्मृति पर आधारित आए हैं विभिन्न बोर्ड से, जो अच्छा खासा कलेक्शन मैं आप लोगों के साथ देख रहा था और यहाँ पर अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूँगा, ये प्रश्न आपके स्टडी ग्रुप में जो निःशुल्क स्टडी ग्रुप कोठारी इंस्टीट्यूट समूह द्वारा हमेशा की तरह अभी भी चलाया जा रहा है, ये क्वेश्चन प्रेषित कर दिए गए हैं। प्लीज आपको अगर नहीं मिला हो तो तुरंत उसे देखेंगे। अब हम उसी प्रश्नों की समीक्षा और विश्लेषण करने जा रहे हैं। प्रिय अभ्यर्थियों, जो आप साक्षात्कार परीक्षा के लिए जो आपको फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो उपलब्ध कराया गया है, जिसे आप डीएफ के नाम से जानते हैं, निश्चित रूप से आप मान के चलिए वो फॉर्म आपका अगला भविष्य लिखने वाला है। उसके अंतर्गत जो आप भर रहे हैं और वही बोर्ड के सामने है और शुरुआत उसी पे ज़्यादा हो रही है। जहाँ तक मैंने वीरेंद्र सर से समझा, अगर मैं इसे 3 भागों में बांटूं डीएफ को, जो मैं इनसे समझ रहा हूँ और मेरी भी इस स्वाभाविक रूप में हम करते ही हैं, तो डीएफ 3 भागों में बंटता है। नंबर 1 भाग ए अगर करूँ तो व्यक्ति के नाम, परिवार, क्षेत्र, उसके जन्म, उसके आसपास जुड़ी हुई सारी बातों से। अगर मैं उसको दूसरे नंबर पे लूं तो जैसे ही वो अपनी शैक्षणिक गतिविधि पूरा करता है और शैक्षणिक योग्यता पर आधारित और उससे रिलेटेड उसने कोई और एक्टिविटी की हो, कोई विशेषता हासिल की गई हो, कोई प्रमाण पत्र उसे मिला हो, वो वाला दूसरा भाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वहीं तीसरा भाग अगर इसमें करूं कि एक शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के बाद विद्यार्थी अपने कैरियर का जो चयन करके जिस की वो तैयारी करता है, या तो तैयारी कर कहीं जॉब पे है या वो तैयारी में अभी भी संलग्न है, उससे रिलेटेड ये तीसरा भाग होता है। ये तीनों भाग प्रिय अभ्यर्थियों आपके लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि आप इस पे ज़्यादा फोकस हों। और एक अंडरलाइन बात करना चाहूँगा, यहाँ पर विभिन्न कोचिंग संस्थान के द्वारा
मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मेरा यह कहना है जो आपका व्यक्तिगत बायोडेटा है, जिसको आप हमेशा जीते रहे हैं, जिसको आप जानते हैं, समझते हैं, मैं विनम्र निवेदन करूंगा उसमें ना कोई बनावटीपन हो, ना मैनिपुलेशन हो। सहज जैसे आप हैं, जैसा आपने किया है वैसे ही आप बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हाँ, सलाह सबसे कोचिंग से मिला है, जो उपयोगी आपको लगा जरूर उसे स्वीकार करें, वो आपके लिए निश्चित ही उपयोगी होगा। दूसरी बात, ये एक आज आप लोग लकी है मैं कहूँगा कि साक्षात्कार बोर्ड का जो आज का जो पूरा रुख हमें मिल रहा है उसका दायरा बहुत बड़ा नहीं है। वो वापस दूसरे भाग की बात करें तो भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में मध्य प्रदेश की भूमिका पर ज्यादा केंद्रित रहा। फिर से ध्यान चाहूंगा, देश भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के विशेष संदर्भ में मध्य प्रदेश पर ज्यादा फोकस रहा है। तो मध्य प्रदेश पे उसकी सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ वहाँ की योजनाएं, गतिविधियां, आप वहाँ पर अपना प्रशासनिक नेतृत्व कैसे देंगे, सूझबूझ के द्वारा कैसे निर्णय लेंगे, समस्याओं का समाधान आप कैसे करेंगे, विभिन्न प्रश्नों के द्वारा इस बात को आगे बढ़ाया गया। जहाँ तक तीसरा भाग बताया गया मुझे प्रशासनिक व्यवहार को लेके, और उसी के अंतर्गत व्यवहार में सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने कहा आप साक्षात्कार के बोर्ड में जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है। क्योंकि साक्षात्कार बोर्ड आज जो पता चला बहुत सहज सरल होके आपके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, जबकि अगर वो अपने एकेडमिक और अपने जो उनकी उपलब्धियां हैं उसके आधार पर आए तो निश्चित रूप से आपके लिए कठिन हो सकता था। लेकिन बोर्ड आपके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो यहाँ ध्यान रखें कि आप जो हैं वैसे आप अपने को प्रस्तुत करें। और यहाँ पर विशेष देखें जो सत्यनिष्ठा की बात है, क्योंकि आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, लोक व्यवहार में चूंकि आप समाज सेवा के लिए आ रहे हैं, लोक सेवक बनकर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी भूमिका समाज की सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और विकास करना, ये आपके मुख्य भूमिका में है। और यही मैंने पाया कि ये जो बोर्ड में बैठे हुए अधिकारी हैं या जो विशेष पर्सनालिटीज़ हैं, इस बात पर विशेष उनका फोकस जा रहा है। वहीं पर देश हित की बात, राष्ट्र हित की बात, ये भी एक सर्वोपरि यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आप राष्ट्र के हित के लिए, उसके विकास के लिए आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करेंगे। और आपका अगर कोई अनुभव रहा हो, आपकी कोई अभिरुचि रही हो, आपको और भी किसी शौक रहा हो, तो उसको भी यहाँ रिलेट किया जा रहा है कि आपकी इस अभिरुचि का इस शासन प्रशासन में आप कैसे उपयोग करेंगे। सबसे अंडरलाइन बात पारदर्शिता की आ रही है कि आप अपने आप को पारदर्शी रूप में कैसे प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि जहाँ पर एक तरफ भ्रष्टाचार की बात आती है, अन्य और अनैतिक कार्यों की बात आती है, तो ये बोर्ड बड़ी सूक्ष्मता से प्रश्न एक बहाना है और वो आपके अंदर भी झांकने का प्रयास कर रहा है। ऐसे प्रश्न भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अब यहाँ से बात चलती है देश विदेश की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का, समसामयिकी का, जिसका भारत से विशेष हुआ है। तो मैं इसके बारे में, इसके विश्लेषण के लिए श्री रोहित चतुर्वेदी सर को निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ पर प्रश्न की प्रकृति क्या रही, बच्चों को और क्या सावधानी रखना चाहिए, इसके बारे में श्री रोहित चतुर्वेदी सर। बिल्कुल सर, जैसे कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार सर ने भी काफ़ी कुछ बताया, आपने कुछ बता दिया। तो अगर हम प्रश्नों की प्रकृति को देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये रहा है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ से एक मनोदशा का पता चलता है कि बोर्ड के मेंबरान्स चाहते क्या है अभ्यर्थी से। तो मैं एक बात में यहाँ निष्कर्षता कह सकता हूँ कि बोर्ड के मेंबर किसी व्यक्ति से किसी विषय वस्तु पर बहुत गहन ज्ञान की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो तो टू द पॉइंट उसका नेचर है कि जिसमें आप जितना बताएं कि ये चीज़ क्या है और उसकी डेफिनेशन आप बता दीजिए। मनोभाव यह है कि
कि आप उन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं या नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा बोर्ड ने काफ़ी चतुराई के साथ में न केवल मध्य प्रदेश के साथ में थोड़े कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बच्चों की समझ क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, जैसे अभी यूक्रेन का संकट आया तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा पाया गया कि निश्चित तौर पर यूक्रेन क्राइसिस में क्या स्थिति थी, वहाँ के लोगों का किस तरीके का है, उस तरीके के भी प्रश्न बच्चों के साथ में उन्होंने डाले। फलसफा यही था कि आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कुछ तकनीकी विषय ज्ञान से संबंधित हो सकता है वो डीएफ में उससे संबंधित कहीं पृष्ठभूमि रही हो तो उसका भी उन्होंने एक काफ़ी अच्छा मिक्सअप किया है, तो वो भी एक अच्छा है। जीआई टैग पर उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे और निश्चित तौर पर उस जीआई टैग पर पूछते हुए मध्य प्रदेश से संबंधित चीज़ों पर भी जीआई टैग के बारे में चीज़ें बताई गई। तो एक बड़ा अच्छा उन्होंने कह सकते हैं एक बुफे तैयार किया है क्वेश्चंस का, जिससे बच्चों को आसानी हो। आपने कहा था बोर्ड ने बच्चों को सहज बनाने का काफी प्रयास किया। बिल्कुल इस बात से 100% कहा जा सकता है कि बोर्ड का जो रवैया है वो बिल्कुल बच्चों के प्रति बड़ा सकारात्मक रहा है और इतना सहज करने जैसा है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने तो कई प्रश्न यहाँ तक भी पूछे हैं कि बच्चों से खुद ही पूछा है कि आप अपना क्षेत्र बताइए जो आपका सबसे जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। प्रश्नों की प्रकृति वहीं से शुरू करेंगे, तो बोर्ड उनके साथ में ही इनिशिएट करना चाहता है, ना कि अपने कोई पहले से मनस्थिति के अनुसार कोई बॉम्बार्डिंग करना चाहता है बच्चों से या प्रश्नों के ऊपर। तो कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा एक शामिल हुआ है और ऐसी परिस्थिति में अगर सभी बच्चे इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस निर्णायक मोड में निश्चित तौर पर सफलता। वीरेंद्र सर, जहाँ तक मध्य प्रदेश से संबंधित जो उसके विकास और ये हैं कुछ प्रश्नों के बारे में हाईलाइट्स अगर बता पाएं आप। जैसे मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेके वर्तमान सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे लाडली बहना योजना शुरू हुई, लाडली लक्ष्मी योजना पहले से संचालित है, तो इनका उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों से विद्यार्थी हैं उन क्षेत्रों में क्या प्रभाव हुआ, क्या बदलाव हुआ महिलाओं की स्थिति में, इससे प्रश्न पूछेगा, जिससे कि छात्र क्या केवल योजना को रट के बैठा हुआ है कि अपने चारों तरफ उस योजना के पूरे पैनोरामा को देख रहा है कि वास्तविकता में लागू हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा, उन योजनाओं से जब प्रश्न पूछे गए तो पूरा प्रश्न में यह भी पूछा गया कि इन योजनाओं को लागू करते समय आप कैसे इनका क्रियान्वयन 100% तक सुनिश्चित कर पाएंगे, कैसे सीमांत व्यक्ति, अंतिम महिला जो बिल्कुल जरूरत है जिसको इस योजनाओं की, उस तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सामाजिक विकास के साथ ही आर्थिक विकास को भी जोड़ा गया। जैसे मध्य प्रदेश में पर्यटन को आर्थिक विकास से जोड़ा गया, मध्य प्रदेश में कुटीर उद्योग के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको आर्थिक विकास से जोड़ा गया। तो एक तरफ सामाजिक कल्याण और सामाजिक कल्याण से कैसे आर्थिक विकास सुनिश्चित हो, इस पे आधारित प्रश्न और विद्यार्थियों की समझ को परखा गया। बहुत सुंदर। तो रोहित सर, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो पूछे गए हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं मध्य प्रदेश से या देश से, या अभ्यर्थियों के लिए वो क्वालिटी के रूप में कि वो उनका उपयोग करें, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल मध्य प्रदेश से जुड़े हुए उसको पृष्ठभूमि बनाया गया है, फाउंडेशन बनाया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2022 में मध्य प्रदेश की कुछ चीजों को जीआई टैग दिया गया। तो अगर जीआई टैग दिया गया है तो निश्चित तौर पर जीआई टैग क्या होता है, उससे संबंधित कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, कब से दिए जा रहे हैं, ऐसे कुछ प्रश्न स्वाभाविक तौर पर बन जाते हैं। शायद बोर्ड ने वही किया है उसके लेकर। अभी यूक्रेन का संकट रहा है, मध्य प्रदेश के कई सारे छात्र जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे वहां से उनका पलायन हुआ, यहाँ की तरफ लाए गए, सेफ्टी से लाए गए, तो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा। तो जाहिर तौर पर अगर बच्चे उसी पृष्ठभूमि के आए हैं और कुछ बोर्ड मेंबरान की पृष्ठभूमि भी शायद डॉक्टर और उस तरीके की है, तो निश्चित तौर पर वो बैकग्राउंड भी उनका कहीं ना कहीं टच किया और वो उनका फेवरेट बना और उन्होंने बच्चों के सामने उस पर बेहतर समझ जानने की एक चेष्टा जाहिर की। तो कुल मिलाकर चीजें हैं, उनको इंटरलिंक करते हुए डीएएफ के साथ में लिंक किया, मध्य प्रदेश के साथ में लिंक किया, और बच्चा जैसे जैसे कंफर्ट होता गया तो उसको नेशनल पर्सपेक्टिव में, थोड़ा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में जोड़कर एक अच्छा, वही मैं फिर से कहूंगा, एक उन्होंने बुफे बनाया है जो कि एक बच्चों के लिए। तो रोहित सर ने जो एक जानकारी दी है, मैं सबका ध्यान चाहूँगा कि जो हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं
उनके जो पर्सनल बायोडेटा जो हमें गूगल में और हमेशा मिलते हैं, जो ओपन डोमेन में हैं, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था विशेषज्ञता के रूप में। जैसा अभी इनने बताया कि भाई हमारे एक प्रोफेसर हिंदी साहित्य के हैं, पीएचडी तक हैं, रिसर्च हैं, एक मैथमेटिक्स में हैं, उनके रिसर्च में खूब सारे हैं। वैसे ही एक डॉक्टर हैं एमबीबीएस से लेकर, और उसमें भी कई उनके पास में प्रशासनिक अनुभव है। उसी तरह से एक मेंबरान तो मैनेजमेंट और लॉ से संबंधित है। यानी जो ये बार बार एक बुफे बोल रहे हैं, तो एकेडमिक साइड का भी, तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थियों का बायोडेटा में जो उनने बैचलर डिग्री की होगी, तो उससे भी मैच होते हुए, तो मैं वीरेंद्र सर से जानना चाहूँगा कि विद्यार्थियों ने अपनी शैक्षणिक बैचलर डिग्री ली है, तो उस पर भी कोई प्रश्न या इस तरह से कुछ हुआ क्या? जैसे कि एक प्रश्न का उदाहरण दे देता हूँ। एक विद्यार्थी ने सिविल इंजीनियरिंग की हुई थी, तो उससे सीधा प्रश्न ये पूछा गया कि आप सिविल इंजीनियरिंग करके प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, और सिविल इंजीनियरिंग आपने की तो इसमें सरकार का, परिवार का जो पैसा लगा उसकी यहाँ क्या प्रासंगिकता होगी? क्योंकि यहाँ ध्यान ये देना पड़ेगा, भारत विकासशील देश है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, और सिविल वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है, सड़कों का निर्माण, नेशनल हाईवे का निर्माण। तो ऐसे में यदि सिविल इंजीनियर्स प्रशासन में आते हैं, तो क्या क्वालिटी कंट्रोल होगी? क्या इसमें भ्रष्टाचार भी कम होगा? क्या इनका रख रखाव, मेंटेनेंस में सुधार होगा? इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए। इसी प्रकार कुछ विद्यार्थी शायद साहित्यिक क्षेत्र के थे, जैसे कि प्रेमचंद की रचनाएं, प्रेमचंद की कौन सी रचना आपको प्रभावित करती है, उस रचना का एप्लीकेशन प्रशासन में कैसे हुआ, उस रचना से आपने क्या सीखा कि प्रशासन में उनका एप्लीकेशन हो। सूरदास को भी पूछा गया, कबीरदास को भी पूछा गया। तो इसके दो पहलू हैं, एक शायद जो मेंबर्स हैं उनकी पृष्ठभूमि भी है, और विद्यार्थी भी शायद उसी पृष्ठभूमि से आ गया, तो वो प्रश्न और प्रति प्रश्न उससे बनते चले गए। तो निश्चित रूप से ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, जो क्वालिफिकेशन है, उसका बहुत प्रभाव आज के साक्षात्कार में रहा है। तो वीरेंद्र सर, जो आप बात का खुलासा कर रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत बढ़िया बोर्ड और स्टूडेंट के जो शैक्षणिक गतिविधि हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर बन गया है। क्योंकि आपने जैसा बताया कि बोर्ड मेंबर पृष्ठभूमि से आधारित तो प्रश्न कर रहे हैं उससे में, लेकिन उसको आप प्रशासन में कैसे उपयोग करेंगे, समाज की समस्याओं के समाधान में कैसे उपयोग करेंगे, वो स्मार्ट तरीके से वो प्रश्न को भी जोड़ रहे हैं या पूछे जा रहे हैं। तो यहीं पर अगर हम रोहित सर अपन देखें, जो लग रहा है कि बोर्ड नए नए तरीके से और इस तरह से ले रहा है, तो इसका आशय ये रहा, जैसा वीरेंद्र सर ने अभी काफ़ी अच्छे से बारीकी से भी इसको देखा है, समझा है, अपन सब ने देखा है। तो यहाँ एक बात और उन अभ्यर्थियों के लिए मैं शायद कहना चाहूँगा, और आप उसका खुलासा करेंगे, यानी जो प्रोफेशनल डिग्री लेके आए हैं, बिल्कुल, और या अच्छे जॉब में हैं, तो जैसा भी संकेत हुआ, तो उनसे ये जरूर अपेक्षा की जा रही है कि भाई आप ऑलरेडी एक अच्छे प्रोफेशन और प्रोफेशनल डिग्री है, तो आप उस जगह क्यों नहीं जाते, या आप अच्छे जॉब में हैं तो वहाँ क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं, जिससे कि यहाँ दूसरे व्यक्ति को मौका मिल सके। क्या इस तरह के भी बातों को, और इनके लिए फिर उनको क्या? बिल्कुल मैं सहमत हूँ, और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी हमने एवरेज टाइम निकाला अगर इंटरव्यू का, तो अगर हम देखें और कहीं वो बच्चा किसी जॉब में है या कोई प्रोफेशनल डिग्री लिए हुए है, तो लगभग उसका 1/3 भाग वो उससे संबंधित, उसका दायरा उसमें रहने की संभावना जरूरत से मिलती है हमें, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो उसका 1/3 भाग निश्चित तौर पर वो आपके जॉब बैकग्राउंड से रिलेटेड होगा, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर प्रोफेशनल कोई डिग्री है, इंजीनियरिंग का है, आपके पास में डॉक्टरेट का डिग्री है, आप लॉ प्रोफेशनल्स हैं, तो वो वहाँ पे 1/3 भाग आपका कंज्यूम जरूर होने की संभावना दिखती है। तो आप इन चीज़ों पर संबंधित अपनी पृष्ठभूमि का, जो आपने पिछले 4-5 साल में ग्रेजुएशन में हासिल किया है, तो थोड़ा सा एक उसके बारे में एक समझ बना ले, जो कि आपकी खुद की है,
बड़ी सहजता के साथ में प्रस्तुत करें जो आपके रियल अनुभव हैं। जैसे कि आपने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में उदाहरण दिया, तो सिविल इंजीनियर का प्रशासनिक में क्या योगदान है, ऐसे कुछ परिस्थिति जन्य क्या उसका फायदा मिल सकता है प्रशासन में, उस तरीके की एक मनोदशा के आधार पर ये प्रश्नों का निर्माण उन्होंने उस समय किया था। वीरेंद्र सर, इसमें जो प्रशासनिक सूझबूझ पर आधारित और प्रशासनिक व्यवहार पर भी कुछ प्रश्न हुए हैं, जैसा आप बता रहे हैं, चाहे उनकी नैतिकता या सत्यनिष्ठा पे हो या प्रशासन, तो एक दो उदाहरण से कैसे प्रश्न आए हैं आप प्लीज थोड़ा सा अभ्यर्थियों को। साक्षात्कार में एक बड़ी विशेषता देखने को मिली, जैसे कि पिछले साक्षात्कार में हम जब हमारे विद्यार्थी साक्षात्कार देकर आते थे तो जो प्रश्न बताते थे प्रशासनिक परिदृश्य के, वो बड़े सीधे और सहज होते थे कि शासन प्रशासन में अंतर बताएं, सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, संविधान। इस बार अभी ऐसे प्रश्न नहीं देखे गए, लेकिन प्रशासन में जो सत्यनिष्ठा है, वस्तुनिष्ठता है, नैतिकता है, इसको परखने के लिए विद्यार्थी की इसको प्रयास किया गया। इसके लिए छोटे छोटे केस बनाए गए कि आप को कोई रिश्वत देने का प्रयास करता है, राजनीतिक दबाव है ना, आपका उच्च अधिकारी उससे प्रभावित है, तो कैसे करेंगे आप उच्च अधिकारी को तो कंप्लेंट कर नहीं सकते। महिलाएं हैं, जो महिलाएं साक्षात्कार देने आए तो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी और प्रशासनिक उत्तरदायित्व के बीच कैसे सामंजस्य बैठाएंगी, यह प्रश्न भी किया गया। और यहाँ तक कि जो डीएफ है, डीएफ में सामान्य तौर पर प्रशासनिक जानकारी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी स्नातकोत्तर की सर्टिफिकेट, डिग्री कोर्स, उसका कोई जॉब, उसके जॉब की प्रासंगिकता को प्रशासन में परखने का प्रयास किया गया है। उसके सामने कुछ ऐसे प्रश्न क्रिएट किए गए कि उसकी मनोदशा को समझा जाए, डायरेक्ट नैतिकता या वस्तुनिष्ठता या सत्यनिष्ठा से डायरेक्ट संवाद न करके, बल्कि केस के माध्यम से इसको समझा गया। जो कि हमारे, यदि हम प्रीलिम से ही चलते हैं सिलेबस में, तो हमारे जो सीसेट के पेपर का जो उद्देश्य है कि व्यक्ति की प्रशासन में कोई गलत व्यक्ति ना आ पाए, उसके अंदर सत्यनिष्ठा भी हो, उसके अंदर वस्तुनिष्ठता भी हो, वो करुणा भी रखता से विद्यार्थी के अंदर से निकालने का प्रयास किया। तो अभ्यर्थियों, आज हम इस बात को अब समापन की ओर ले जा रहे हैं। हमने जो एक कोठारी ट्रेनिंग ग्रुप यानी कोठारी स्टडी ग्रुप बनाया है उन विद्यार्थियों के लिए जो इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं, और वो निःशुल्क सेवा हमारी 40 वर्षों की सतत सेवा पर ही आधारित पुनः चल रही है। उसके अंतर्गत बहुत कीमती चीज़ें जो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी हो सकती है, पिछले 7 दिनों से उसे डाली जा रही है। अगर आपने उसे ना देखा हो तो निश्चित देखिए, मैं बड़े विश्वास से आज की बोर्ड और सारे क्वेश्चन को देख के ये कह सकता हूँ कि वो अब आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी बन चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, आज हमारी रिसर्च टीम ने जो काम किया है, मैं पूरी कोठारी की उस रिसर्च टीम को भी पूरी बधाई देता हूँ कि उनने पूरी मेहनत करके चारों तरफ से इतने कम समय में क्वेश्चंस को लिया और बोर्ड के अनुसार उसको क्लासिफाइड भी किया, बोर्ड के नेचर के अनुसार भी और क्वेश्चन के नेचर या प्रकृति के अनुसार भी उसे 6 से 7 भागों में बांटा। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने ये रिलीज आज शाम 5 बजे कर चुके हैं। एक और रिलीज जो बात को सेकंड हाफ का इंटरव्यू का आ रहा है, उनके प्रश्नों का एक रिलीज लगभग 7 बजे शाम को होने जा रहा है। और आपको यह जानकर भी अच्छा लगेगा कि इतनी बारीकी से, इतनी मेहनत से कोठारी इंस्टीट्यूट की टीम ने वहाँ से एक दुर्लभ प्रश्नों का संकलन किया और कोठारी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जो साक्षात्कार बोर्ड में सम्मिलित होने वाले जो विद्यार्थी थे, उन्होंने जो पूरा आज के दिन जिनका हुआ उनने हमें भेजा, उनको भी एक बार धन्यवाद देते हुए, क्योंकि छात्र अपने आप को यहाँ प्रतियोगी एक दूसरे का नहीं मान रहा है, ये जानकर हमें अच्छा लगा। एक स्पोर्ट्स की भावना हमें नज़र आई। वो इस साक्षात्कार देने के बाद अपने प्रश्नों को छुपा नहीं रहा है और आगे अपने साथियों के लिए उसे बता रहा है। तो यहाँ पर एक विशेष अंडरलाइन बात है, लगभग 500 क्वेश्चंस, सर 200 से 250 करीब क्वेश्चन कलेक्शन हुए एक पारी में।
हाँ, तो लगभग ये आज के 4 साक्षात्कार बोर्ड में पूछे गए लगभग 400 क्वेश्चन, लगभग मैं कह रहा हूँ 400 प्रश्न सहज ही आपको उपलब्ध हो गए हैं। और कल जिनका साक्षात्कार है या आगे साक्षात्कार है, उन सबके प्रति हम पुनः शुभ भावना प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पर विशेष रूप से आपको अंडरलाइन कर रहे हैं कि कोठारी इंस्टीट्यूट ग्रुप में लगातार मॉक इंटरव्यू बोर्ड चल रहा है और ये पूर्णतः निःशुल्क है। उसके साथ स्टूडेंट के द्वारा या अभ्यर्थी के द्वारा जो साक्षात्कार बोर्ड में शामिल होता है, विशेषज्ञ उसकी जो कमियां रहती हैं उसको लेके अलग अलग एक्सपर्ट उनकी तैयारी में लग जाते हैं। और वो जो मॉक साक्षात्कार देता है या मॉक इंटरव्यू जो देता है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है, जिससे वो खुद उसको बाद में जाकर अपनी कमियों को ढूंढ सके, देख सके। तो उसके सारे हाव भाव, व्यक्तित्व, बिहेवियर और उसकी सोच, हर चीज़ उसमें झलकती है। वह भी हर स्टूडेंट को निःशुल्क प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आपका साक्षात्कार बोर्ड, आपका साक्षात्कार आने वाले दिनों में है तो आप सभी का कोठारी इंस्टीट्यूट समूह में स्वागत है, अभिनंदन है। आप यहाँ आ सकते हैं। प्रतिदिन दोपहर 2 से लेकर शाम 6 बजे तक रेगुलर साक्षात्कार बोर्ड में हमारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल रहते हैं और एक एनालिसिस की टीम अलग से रहती है जो आपके लिए पूरा सहयोग करती है। तो पुनः पूरे हमारे टीम की तरह से मैं चाहूँगा रोहित चतुर्वेदी सर आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए अपनी शुभकामना कोठारी इंस्टीट्यूट ग्रुप से। बिल्कुल, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोग सतत तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो एक पूरी डेडिकेटेड टीम लगी हुई है, टीम कोठारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये क्योंकि ये एक सबसे क्रूशियल स्टेज में आ चुके हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई थोड़ी सी चूक हो जाए और आप अपने लक्ष्यों से जो आप पा सकते हैं उसमें कहीं थोड़ा बहुत भी अंतर आ जाए। पूरी तरीके से निष्ठा के साथ में डेडिकेटेड, और ये काम हम लगातार 42 वर्षों के साथ में करते आ रहे हैं। ये कोठारी का अपनी एक बैकग्राउंड रहा है। आप इस व्यवस्था में शामिल होकर, चीज़ों को जानकर, इसका लाभ लेकर निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त। वीरेंद्र सर, आपकी टीम इतनी बड़ी जो लगी हुई है, जो वहाँ पर क्वेश्चंस लेने से यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनसे लेकर और सारी टीम लगी है, तो उनके लिए 2 शब्द आप और उनको थैंक्स ज़रूर दें और बच्चों के लिए कुछ कहना तो ज़रूर कहें। जो हमारी टीम तो है, साथ में जो विद्यार्थी हमारे संस्थान के वहाँ साक्षात्कार देने गए आज, और उन्होंने वापिस आकर जिस प्रकार से प्रश्नों का संग्रह हमें उपलब्ध कराया, जबकि उनके साथियों के कल इंटरव्यू भी हैं, तो उनने अपने आप में प्रतिस्पर्धा नहीं मानी। तो उन बच्चों के लिए भी बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि कोई विद्यार्थी जिसका साक्षात्कार है वो अभी तक इस ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, तो हमारी वेबसाइट पे जाके प्रत्यक्ष रूप से संस्थान में आकर, और इस वीडियो के नीचे जो एक लाइन चल रही है उसमें अलग अलग नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, उन पे अपना केवल नाम और साक्षात्कार की तारीख भेजकर इससे बहुत सरल भाव में तुरंत कनेक्ट हो। और जो पुराना हमने जो भेज चुके हैं डेटा स्लाइड्स के माध्यम से या वीडियोज के माध्यम से, वो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ हमारे संस्थान में जो मॉक इंटरव्यू सादाब हुसैन, मधुलिका मैडम और पूरी टीम के द्वारा जो कराए जा रहे हैं। तो आज जो विद्यार्थी हमारे पास आए वो शायद इसलिए आए प्रसन्नतावश, उनसे जो प्रश्न यहाँ मॉक इंटरव्यू में पूछे गए हूबहू प्रश्न वहाँ पे ओरिजिनल साक्षात्कार में पूछे गए। तो वो इतने हंसते हुए, इतने प्रसन्न होकर अपने शिक्षकों का धन्यवाद देने आए, तो हमें इससे अभिप्रेरणा मिलती है और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। वीरेंद्र सर, आपने बहुत सही कहा कि हमारी जो इस बार बोर्ड की टीम को 2 अलग अलग बोर्ड चल रहे हैं। पहली बोर्ड जो चल रही है, जो हमारे तरफ से तो प्रोफेसर साहब हुसैन सर जो सिविल सर्विसेज परीक्षा से भी संदर्भित रखते हैं और सिविल जज के भी टॉपर्स बनाने में उनकी विशेष भूमिका है। वहीं मधुलिका शुक्ला मैडम जो डायरेक्टर भी हैं कोठारी ग्रुप की, 31 ईयर से कोठारी ग्रुप के साथ रहते हुए वो नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अपनी भूमिका निभा रही है, वो शामिल हुए। और इसके बाद जो सेकंड बोर्ड आती है हमारी, उसमें रोहित हमारे वीरेंद्र शर्मा सर
और रोहित चतुर्वेदी सर के साथ एक टीम होती है, और उसके साथ पर्सनल का आप बता सकते हैं? पर्सनल इंटरव्यू के मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश में जितने अधिकारी गण होंगे उसमें से लगभग 80% अधिकारी ऐसे होंगे जो साक्षात्कार देने से पहले आदरणीय कोठारी सर से पर्सनल गाइडेंस उन्होंने लिया होगा, और उनकी जो समस्याएं हैं जितनी सूक्ष्मता से सर बताते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं उनको। बच्चे कई कोचिंगों में इंटरव्यू देते रहते हैं, महीने महीने भर से साक्षात्कार दे रहे हैं, मैं रोज सुन रहा हूँ, है ना। और फिर जब वो सर के साथ बैठते हैं तो सर उनके बायोडाटा को देखकर, डीएफ फॉर्म को देखकर, छोटी छोटी बातों को जो उन्हें बताते हैं, उनमें सुधार करवाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, वो अतुलनीय है। आपको मॉक इंटरव्यू, साक्षात्कार, ट्रेनिंग सब दे सकते हैं, हम भी देते हैं, पर हम स्वयं सर से जो सीखते हैं पर्सनल गाइडेंस के बारे में, शायद ऐसा अभी मध्य प्रदेश में और सेंट्रल इंडिया में आपको इस प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध ना हो। इसमें मैं भी एक बात जोड़ना चाहता हूँ एक शब्द के माध्यम से, कि निश्चित तौर पर ये व्यक्ति के जीवन में सीखने का भी क्षण होता है। तो हम एकेडमिक स्तर पे तो बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन जो व्यवहारिक चीज़ें, जो सर का अनुभव मिलता है हम लोगों को, वो काफ़ी विस्तृत होता है। और मैं एक शब्द में अगर बताना चाहूँ कि डीएएफ का जो पोस्टमार्टम जो सर करते हैं वो शायद करना यहाँ के लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि ये अनुभव पर आधारित होता है। ये 42 साल जिसने पूरा खपाया हुआ है अपनी आपको सिविल सर्विसेज में, ये वही कर सकता है। तो इतने के लिए तो मतलब कह सकते हैं ना, वो पोस्टमार्टम करके जो सच्चाई सामने लाते हैं, तो वो सर के लिए निश्चित तौर पर ये हम लोगों का भी एक। चलिए, धन्यवाद आपने जो बात कही उसके लिए। अब हम एक लाइन से अपनी बात को आज विराम दे रहे हैं। प्रिय अभ्यर्थियों, ध्यान रखें, यह बोर्ड बहुत सहज है, सरल है, आपके साथ सहयोगी है। यहाँ पर आप अपने आप को, आप जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो हैं वही बताएं, जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत करें। कहीं पर भी आप ना मैनिपुलेशन करें, ना और कोई अन्य चीज़ों में इसमें कोई घालमेल करें। मैं साफ साफ शब्दों में अगर व्यवहार की भाषा में कहूँ तो पुनः आप सभी के प्रति शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।